नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस वाले चैनल देखने हैं तो आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि उन लड़ाई झगड़े की बहस से आपको, आपके बच्चों को और देश को क्या फ़ायदा हो सकता है, इस पर एक बार विचार करें और उसके बाद ही उन चैनलों को सब्सक्राइब करें। वरना वो चैनल देखें जिनमें देश के लिए खबरें हो, आपके बच्चों के लिए खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को अहम बैठक हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटाए जाने के कैबिनेट के फैसले की पुष्टि भी की। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को 17 से बढ़ाकर 28% कर दिया है। 1 जुलाई से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इससे देश भर में करीब 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65.26 लाख पेंशनरों को लाभ पहुंचेगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के अप्रत्याशित स्थिति में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की 3 अतिरिक्त किस्तों को रोक लिया गया था, जो जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी जानी थी। अब सरकार ने 1 जुलाई 2021 से प्रभावी रूप से डीए बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें मूल वेतन या पेंशन के हिसाब से 11% की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के बढ़ते आर फैक्टर को चिंता जाहिर की है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 से जुड़े नियमों का पालन न किए जाने और कई जगहों पर भारी भीड़ जमा होने को लेकर हिदायत दी गई थी। भारत में बुधवार को कोरोना के 38,792 केस रिपोर्ट हुए, जो एक दिन पहले से 23% ज़्यादा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कोविड-19 वायरस के तेजी से बढ़ते मामले चिंता की वजह बन गए हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। पत्र में कहा गया कि कई राज्यों में कोविड प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन से खासकर सरकारी वाहन, पहाड़ी इलाकों में, और परिणाम स्वरूप आर फैक्टर कुछ राज्यों में बढ़ गया है। आर फैक्टर का 1 से ज़्यादा होना कोविड-19 के तेजी से प्रसार का संकेत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ा था। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया था। चुनावी फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज शुभेंदु के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए इस्तेमाल किए गए कागजात और ईवीएम को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। जस्टिस शंपा सरकार ने इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऑनलाइन मौजूद रही। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग और रिटर्निंग ऑफिसर को भी नोटिस भेजा जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। बताते चले कि न्यायमूर्ति कौशिक चंद्रा के तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो की चुनावी याचिका पर सुनवाई से अलग होने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने मामले को न्यायमूर्ति शंपा सरकार की पीठ को सौंप दिया था। दिल्ली दंगों के दौरान अपने कर्तव्य निर्वहन में विफल रहने के लिए कड़कड़नुमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल पिछले वर्ष दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान मोहम्मद नासिर को 24 फरवरी 2020 को आंख में गोली लगी थी। उसकी शिकायत पर एफआईआर न दर्ज करने को लेकर दिल्ली पुलिस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नासिर ने 19 मार्च 2020 को अपने पड़ोस के लोग के खिलाफ उन्हें गोली मारने की शिकायत दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस ने बिना जांच के नासिर की शिकायत को दूसरी एफआईआर में जोड़ दिया, जिससे इनका कुछ लेना देना नहीं था। राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में मानसून पर देर आए दुरुस्त आए की कहावत सटीक बैठ रही है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को लगातार दूसरे दिन तेज बारिश देखने को मिली, जिससे लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोग राहत में नजर आए। ताजा बारिश ने प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग समेत पूरी राजधानी में हो रही है। दिल्ली में मानसून ने 13 जुलाई को 16 दिन की देरी से दस्तक दी थी। राजधानी के कई इलाकों में मंगलवार को 1 से 2 सेंटीमीटर की जोरदार बरसात देखने को मिली थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को एक बयान में कहा था कि मानसून 16 दिन की देरी से दिल्ली पहुंचा है। यह 19 सालों में सबसे देरी से मानसून की दस्तक है। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक के जैनामणि ने दक्षिण दिल्ली से शुरू हुई मानसून बारिश अब पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिख रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। ये 15 महीने में पहली बार था जब प्रधानमंत्री और सभी मंत्री आमने सामने मौजूद रहे। लॉकडाउन में लगभग हर हफ्ते इस तरह की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो रही थी। इससे पहले पिछले साल अप्रैल के पहले हफ्ते में फिजिकल मीटिंग हुई थी। बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने के अलावा नेशनल आयुष मिशन को 4 साल आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब यह 2025-26 तक जारी रहेगा। इस पर कुल 4,607 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश भर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। 6 आयुष कॉलेज, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। कोरोना, सिलिकोसिस या अन्य किसी बीमारी से पीड़ित मरीज जो घर पर अपना इलाज करवा रहे हैं, उन मरीजों के घर पर ही ऑक्सीजन के लिए चिकित्सा विभाग ने ऑक्सीजन बैंक बनाए हैं। इन बैंक में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे जाएंगे, जहां से कोई भी व्यक्ति 5,000 रुपये की सिक्योरिटी मनी जमा करवा कर कंसंट्रेटर घर ले जा सकेगा। इसके लिए कंसंट्रेटर वापस देने के बाद यह सिक्योरिटी मनी वापस रिफंड कर दी जाएगी। कंसंट्रेटर के लिए आपको सीएम हेल्पलाइन पर कॉल करना होगा, जिसके 1 घंटे बाद ही आपको एक कंसंट्रेटर मिल जाएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टरों को अपने ऑक्सीजन बैंक बनाने के निर्देश दिए हैं। ये ऑक्सीजन बैंक जिला ड्रग वेयर हाउस या अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुख्यालय स्थित ड्रग वेयर हाउस या डीडीसी में बनाए जाएंगे। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने जबरिया बाल मजदूरी और ट्रैफिकिंग के तेजी से बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए राजनीतिक दल और सांसदों से संसद के आगामी मानसून सत्र में फौरन एंटी ट्रैफिकिंग बिल को पारित करने की मांग की है। इस संबंध में जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी ने भारत में सबसे अधिक बच्चों को प्रभावित किया है और खासकर हाशिए के बच्चों की सुरक्षा के खतरे को बढ़ाया है। इसमें यह भी कहा गया है कि कोरोना महामारी काल में बाल श्रम और बाल दुर्व्यापार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि एक मजबूत एंटी ट्रैफिकिंग कानून हमारे नेताओं की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है और यह राष्ट्र निर्माण व आर्थिक प्रगति की दिशा में एक आवश्यक कदम भी है। जब तक बच्चों को जानवरों से भी कम कीमत पर खरीदा और बेचा जाता रहेगा, कोई भी देश खुद को सभ्य नहीं कह सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण ट्रैफिकिंग में वृद्धि हुई है, खासकर महिला और बच्चों की ट्रैफिकिंग में। मैं सभी सांसदों से संसद के आगामी सत्र में एक मजबूत और व्यापक एंटी ट्रैफिकिंग कानून पारित करने का आह्वान करता हूँ। हमारे बच्चे उनकी गरिमा और आज़ादी और अब और अधिक इंतजार नहीं कर सकते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।